वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आप सब लोगों ने कल की जो आपका यूके पीएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर आया होगा, सभी ने देख लिया होगा। ठीक है, तो अब इसका अकॉर्डिंग तो कंफर्म हो गया है कि अभी लेक्चरर की वैकेंसी आने वाली है। और अभी जो आपने इतना जो न्यूज़ देखा, अपना यूट्यूब वगैरह पे देखा, तो वैकेंसी भी इसमें ठीक ठाक आएगी। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है। और एग्ज़ाम जो रखा गया है वो आपका 6 अप्रैल रखा गया है। ठीक है ना, 6 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम रखा गया है। ठीक है, 2025 में 6 अप्रैल। तो आप मान के चलिए जनवरी, फरवरी, मार्च और यहाँ से आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने तो आप प्योर लेके चलो कि आपके पास 6 महीने तैयारी करने के लिए है। थोड़ा सा अगर आप सितंबर भी इंक्लूड कर दें, ठीक है, तो 6 से 7 महीने आपकी तैयारी के लिए सफिशिएंट है। लेकिन सफिशिएंट तब है जब आप अभी से ही थोड़ी थोड़ी करके अपनी तैयारी करते हैं। तो लास्ट का जो आपका 1 महीना बचता है ना, वो तो आपका सिर्फ रिवीजन में चला जाता है। तो टोटल आप ये जो 6-7 महीने ना काउंट कीजिए, आप इसको 6 महीने काउंट कीजिए। ठीक है, 6 महीने की आप तैयारी कीजिए, 1 महीना आपका रिवीजन में लगेगा। ठीक है, और रिवीजन अच्छा तभी करेंगे जब आप क्या करेंगे, यहाँ से तैयारियाँ अच्छी करेंगे। तो हमने भी कोशिश की है कि आपके लिए थोड़ा तैयारी की जाए। और अभी हमने जो क्लासेस शुरू करी हैं तो हमने क्या किया है, आपका बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मुझे नहीं लगता कि सिलेबस चेंज होगा, क्योंकि जो सिलेबस नया बना है ना, ये 2021 में ही नया सिलेबस बना है। शायद जहाँ तक मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है, तो 21 में जो आपका स्क्रीनिंग हुआ था, तो स्क्रीनिंग में इसमें जनरल पेपर था और आपका जो मेंस था। तो उस समय पहली बार ऐसा हुआ था कि इंटरव्यू हटाया गया था। ठीक है, तो मेंस में आपका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव, लेकिन आएगा पूरा आपके जो आपका पीजी का सब्जेक्ट है वहाँ से आएगा। ठीक, ये तो आपको जानकारी हो गई। ठीक है, बाकी स्क्रीनिंग बचा, तो लगता नहीं है कि स्क्रीनिंग का कोई सिलेबस चेंज होगा। फिलहाल आप तैयारी रखिए, क्योंकि अब इसमें मेंस में सब्जेक्ट आता है ना, इसलिए यहाँ पे तो सब्जेक्ट आएगा नहीं। ठीक, और टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा ही आएगा, जीएस आएगा, हिंदी आएगा, रीजनिंग आएगा, उत्तराखंड आएगा। ठीक है, ज़्यादा ही क्या होगा, थोड़ा सा टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस आगे पीछे होगा। वैसे संभावना कम है कि अगर आप टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो टीचिंग का तो आएगा, एप्टीट्यूड तो आपका आएगा, इसलिए हमने पहले आपको एप्टीट्यूड स्टार्ट करवाया है। और अभी अभी सिलेबस बदला है 2-3 साल पहले, तो लगता नहीं कि सिलेबस में कोई चेंजेस होंगे। तो चलिए बातें आगे बढ़ाते हैं। तो हमारी इसमें 3 क्लासेस में करवा चुकी हूँ आपको। जो पहला आपका एप्टीट्यूड का जो पहला टॉपिक है, उसमें आयोग करवाए हैं मैंने आपको। मैंने राधा कृष्णन करवा दिया, मुदालियर का करवा दिया, और कोठारी कमीशन मैंने आपको करवा दिया। आज आगे बढ़ेंगे। आज हमने आपको करवाना है यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्टार्टिंग थोड़ा सा आपका जो एक माइंड मेकअप है कि क्या है, जितना आप जानते होंगे अभी तक ना। अभी आपने एलटी अगर दिया होगा तो आप जानते होंगे, हो सकता आपने बीएड किया हो तो आप इसके बारे में जानते होंगे। ठीक, तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैं आपको दे दूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या है, आगे हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, 28 दिसंबर 1953 यानी दिसंबर 1953 में जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी आपका जो ये यूजीसी है, इसकी नींव रखी थी। कब रखी थी? 28 दिसंबर 1953 को। इसकी स्थापना जब भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो 1956 ही किया कीजिएगा। 28 दिसंबर 1953 को इसको शुरू किया गया था, लेकिन जब इसे एक अब इसको जब एक संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया, तो तभी से इसकी स्थापना इसमें मानी जाती है। ठीक, तो दूसरा टॉपिक, दूसरी लाइन हम पढ़ लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयी शिक्षा के मापदंडों के समन्वय। अब विश्वविद्यालयी शिक्षा के विषय में इसमें बात की गई, तो वहाँ पे कुछ मापदंड रखे गए हैं, तो उन मापदंडों का समन्वय करना है, उनका निर्धारण करना है, उनके अनुरक्षण के लिए किया गया। ठीक है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में हम इसके कार्य और उद्देश्य आगे पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल एक लाइन में अगर कहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्थापना क्यों की गई थी, तो विश्वविद्यालय शिक्षा के मापदंडों के समन्वय, निर्धारण और अनुरक्षण हेतु वर्ष 1956 में। ठीक है, तो वर्ष 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित यह एक स्वायत्त संगठन है। कब स्थापित किया गया? 1956 में। कैसे? संसद के अधिनियम द्वारा। और कैसा संगठन है? एक स्वायत्त संगठन। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल में। चलिए,
तीसरी लाइन इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पात्र विश्वविद्यालयों जो आपके एलिजिबल कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनको ये अनुदान तो देता ही है, सभी को पता है कि अनुदान देने का काम करता है, ग्रांट देता है, ठीक। उसके अलावा यह क्या काम करता है, केंद्र और राज्य सरकारों को उच्चतर शिक्षा के विकास हेतु आवश्यक उपायों पर भी यह सुझाव देता है, ठीक है। किसको, केंद्र और राज्य सरकारों को देगा उच्चतर शिक्षा, हायर एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए कुछ उपायों के लिए सुझाव भी देगा। इसका जो मुख्यालय है देश की राजधानी नई दिल्ली में अवस्थित है और इसके केंद्र क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं कुल, याद रखिएगा 6 क्षेत्रीय कार्यालय। कहाँ पर है, नंबर 1 पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु। स्टार्टिंग कहाँ से है, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बेंगलुरु में, ठीक। तो इन चीज़ों को ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ लेंगे, ये क्या है, ठीक। तो वही चीज़ें रिपीट होंगी लेकिन थोड़ा थोड़ा डिटेल में इनमें है। जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी इंडिया, यूजीसी अधिनियम, विश्वविद्यालय अधिनियम 1956 के अनुसार शिक्षा मंत्रालय के तहत, किसके तहत स्थापित है ये, शिक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। तो संसद के अधिनियम द्वारा 1956 में स्थापित एक निकाय है। कैसा निकाय है, स्वायत्त है, वैधानिक निकाय है। किसने किया, शिक्षा मंत्रालय ने किया, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। ये छोटी छोटी चीज़ें भी एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। हम क्या होता है ना, उद्देश्य और कार्य पढ़ के चले गए, बड़ा बड़ा एग्जाम में बिल्कुल इन्होंने फैक्चुअल पूछ दिया एक नंबर का, तो क्या होता है ना, वो गलती हमारी होती है, ठीक। तो हमें हर चीज़, अभी हमारे पास समय बहुत है तो हर चीज़ थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे तो हमारे लिए ही फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो कार्य है, इसका कार्य क्या है, उच्च शिक्षा मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव का। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको 2-3 लाइनें बताई वहाँ पर भी ये चीज़ थी मेंशन। उच्च शिक्षा के जो मानक या मापदंड हैं उनका समन्वय, उनका निर्धारण और उनका रखरखाव, जिसको अनुरक्षण भी कहा गया, ठीक। दूसरा ये क्या काम करता है, भारत के विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है और मान्यता प्राप्त संस्थानों और विश्वविद्यालयों को वित्तीय योगदान देता है। एक तो मान्यता प्रदान करेगा और जिनको मान्यता प्रदान दी उनको क्या करेगा, आपका वित्तीय योगदान ग्रांट देगा, ठीक है, ग्रांट देने का काम है इसका। थोड़ा सा मैंने कहीं पे इसका क्वेश्चन देखा था कि जो यूजीसी है वो किसने सिफारिश की थी। तो यूजीसी जो सिफारिश की गई थी उसके जो पीछे जो कहानी है वो कहानी क्या है, एक थी विश्वविद्यालय अनुदान समिति। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पहले थी विश्वविद्यालय अनुदान समिति, जिसकी स्थापना की गई थी 1945 में। एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा लेकिन थोड़ा सा ऐसा होता है ना, हम कंटिन्यूटी में जब चलते कहानी के रूप में चीज़ों को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा याद हमें अच्छे से हो जाता है, ठीक। तो जो ये विश्वविद्यालय अनुदान समिति थी इसकी स्थापना 1945 में की गई और इसे अलीगढ़, बनारस और दिल्ली के जो 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, अलीगढ़, बनारस और दिल्ली, 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो ये थी, इनकी देखरेख का प्रभार दिया गया था। किसे दिया गया था, विश्वविद्यालय अनुदान समिति को। अब आगे क्या हुआ, समिति को 1945 में स्थापना की गई, लेकिन 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया तो उस टाइम की सभी संस्थाओं की देखरेख का अधिकार किसको दे दिया गया, विश्वविद्यालय अनुदान समिति को दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, 1948 में हमने जैसे आपने राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, ये जो हमारी प्लेलिस्ट बनाई गई है तो इस प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं लेक्चरर वैकेंसी का जो प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पे भी मैंने आपको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग करवाया है। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना किसके लिए की गई, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए की गई थी, उसके विकास के लिए, उसके आगे के कैसे चलेगा आज़ाद भारत में, ठीक है। तो 1948 में स्थापना की गई और किसकी अध्यक्षता में की गई, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में की गई थी। अब जो ये आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, इसने मौजूदा विश्वविद्यालय अनुदान समिति, यानी जो ये विश्वविद्यालय अनुदान समिति थी, इसने क्या बोला कि इसको यूके की तरह, यूनाइटेड किंगडम की तरह भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में बदलने की सिफारिश की। तो किसने सिफारिश की थी, आपके विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। और अगर नाम पूछा जाता है तो
एमएस आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसकी सिफारिश की। किसको बदलना है? जो हमारे पास 1945 की विश्वविद्यालय अनुदान समिति थी उसकी जगह हमें क्या करना है, इसको बदलना है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने। तो समझ में आ गया किसकी जगह पे आई, ये बदली गई विश्वविद्यालय अनुदान समिति के स्थान पे। सिफारिश किसने की? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहो या आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहो, ठीक है। नाम आएगा तो उनका आएगा और आयोग ये वाला आ जाएगा। तो इस प्रकार जो यहाँ पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की बात होती है, ठीक। अब इसका जो उद्घाटन होता है वो होता है 28 दिसंबर 1953 को पूर्व शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नवंबर 1956 में, ठीक है, 1953 में उद्घाटन हो गया। नवंबर 1956 में संसद द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 यूजीसी एक्ट आपका 1956 पारित किए जाने के साथ ही यूजीसी यानी आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भारत सरकार की एक वैधानिक इकाई के रूप में कानूनी रूप से बनाया गया। तो 1956 में क्या हुआ, संसद ने अधिनियम पारित किया और उसके बाद जो यूजीसी है वो भारत सरकार की एक वैधानिक इकाई के रूप में कानूनी रूप से बनाई गई, ठीक है। अब ये वैधानिक रूप से एक कानूनी रूप से बनाई गई एक संगठन है, ठीक है। इसका लक्ष्य वही है, विश्वविद्यालय शिक्षा मानकों के विकास, निर्धारण और रखरखाव की देखरेख करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, इसके बाद यूजीसी ने फिर क्या किया, 94-95 में पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलुरु में 6 केंद्र स्थापित किए। और ये केंद्र स्थापित क्यों किए, ताकि अलग अलग क्षेत्रों की विशेषताएं अलग अलग है ना, तो 6 विशिष्ट भारतीय शिक्षा प्रणाली की देखरेख किए जा सके। अब साउथ में क्षेत्र अलग है, क्षेत्र की विशेषता अलग है, आपकी नॉर्थ ईस्ट में अलग है, आपकी साउथ में, तो सब जगह जो क्षेत्रों की विशेषताएं हैं उनके हिसाब से इसने क्या बोला कि भारतीय शिक्षा प्रणाली की देखरेख करने के लिए हम क्या करते हैं, 6 केंद्रों की स्थापना करते हैं। आप देख रहे होंगे कोई पुणे में है, कोई हैदराबाद में है, कोई कोलकाता में है, कोई भोपाल में, कोई गुवाहाटी और कोई बेंगलोर में। तो इसने सब जगह ये केंद्र स्थापित कर दी। मुख्यालय आप जानते होंगे नई दिल्ली में कहाँ है, बहादुर शाह जफर मार्ग पे। इतना डिटेल जैसे नई दिल्ली ही पूछा जाता है, ठीक। 6 केंद्रीय कार्यालय जरूर याद रख लीजिएगा। अब इसमें थोड़ा सा मैंने सोचा कि आपको और डिटेल बता दिया जाए। जो आपका प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय, राधाकृष्णन के निर्देशन में 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनाया गया था। उसका उद्देश्य था, जो ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की बात हो रही है, भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट देना तथा वर्तमान और भविष्य में राष्ट्र की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वांछनीय संवर्धन और विस्तार के लिए सिफारिशें करना था। तो जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना था हमारा 1948 में, उसका उद्देश्य क्या रखा गया, भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट देना है और वर्तमान और भविष्य में राष्ट्र की आवश्यकताओं, राष्ट्र की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार हमें संवर्धन करने हैं, किस प्रकार विस्तार करना है, तो उसके लिए सिफारिशें करना था। बताया ना कि भारत नया नया आज़ाद हुआ था 47 में, तो 48 में यह आयोग बना दिया गया। तो भावी जो राष्ट्र है, उस समय जो विश्वविद्यालय शिक्षा चल रही थी, एक तो उस पर रिपोर्ट देना था और दूसरा ये था कि भविष्य में किस प्रकार की हम देश की ज़रूरतों के हिसाब से हम शिक्षा को क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। इसके लिए सिफारिश देने का काम था आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का। ये बात हो रही है आपकी इसकी, ठीक है। तो सुझाव क्या दिया गया, अब वही बात हो रही है दोबारा कि जब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय अनुदान समिति जो 1945 की थी, इसको यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तर्ज पर पुनर्गठित कर दिया जाए, जिसमें क्या होगा, एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को प्रतिष्ठित शिक्षकों में से चुना जाए। एक होगा इसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष और बाकी सदस्य कहाँ से चुने जाएंगे, प्रतिष्ठित शिक्षकों में से चुने जाएंगे। तो यूजीसी ने अपने अधीन आने वाले राज्यों की सेवा के लिए 7 नहीं 6 क्षेत्रीय कार्यालय खोले, जिससे इसके कार्यों का क्या हो गया, विकेंद्रीकरण हुआ, ठीक है। कितने खोले, 6। फिर इन जो क्षेत्रीय कार्यालय थे, इनकी स्थापना का लक्ष्य क्या था, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना कि देश भर में बड़ी संख्या में कॉलेजों को
आसान पहुंच के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं का समाधान करने के बेहतर अवसर मिले। अब दिल्ली में अगर यूजीसी है, बेंगलोर का कॉलेज है, उसकी समस्याएं हैं, उसकी आवश्यकताएं हैं, तो समाधान उसमें पहुंच बहुत मुश्किल है। और अगर क्षेत्रीय स्तर पे कार्यालय बन गए तो उनकी समस्याओं के लिए, उनकी आवश्यकताओं के समाधान के लिए अगर साथ में पास में सेंटर रहेगा तो आसानी से पहुंच करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसलिए क्या किया गया, क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए। ठीक है, चलिए, ऐसा तो आप ये समझेंगे अगर कि मैंने लिखा है मैं सीधे सीधे इसके पढ़ा के आपको बता दूं और 10 मिनट में कहानी ख़त्म कर दूं, तो अभी हमारे पास काफ़ी अच्छा टाइम है एग्ज़ाम के लिए, तो इतनी जल्दीबाजी हम नहीं करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो चीज़ें दिमाग में बैठी रहेंगी, वरना किताबें तो आपके पास भी हैं, नोट्स आपको मिल जाएगा। अब तो इंटरनेट का इतना ज़्यादा प्रसार है कि आपको सारा मटेरियल नेट पे ही मिल जाएगा। ठीक है ना, आपको नेट से आप देखिए, किताबें देखिए, गाइड मिल, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा जब हम बोल के सुनते हैं ना, आपने खुद भी बीएड किया होगा, तो दृश्य श्रव्य सामग्री जो होती है ना, वो थोड़ा सा हमें क्या करती है, याद करने में आसानी देती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके क्षेत्रीय कार्यालय। सबसे पहले दक्षिण पूर्वीय क्षेत्रीय कार्यालय जो इसका है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया हैदराबाद में। कौन सा, दक्षिण पूर्वी। पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय है आपका पुणे में। पश्चिमी कहाँ है आपका, पुणे में। केंद्रीय क्षेत्रीय कार्यालय है भोपाल में। उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी हैदराबाद, उत्तर पूर्वी आपका गुवाहाटी में। ठीक है, और अब पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय आपका कोलकाता में, पश्चिमी पुणे, पूर्वी कोलकाता, और दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय आपका बेंगलोर में इसका बनाया गया है। और दिल्ली तो आपका वैसे भी नॉर्थ में ही है। ठीक है, तो ये 6 इसके क्षेत्रीय कार्यालय थे अलग अलग। एक बार आप लिस्ट ध्यान से देख लीजिएगा, दक्षिण पूर्वी और पश्चिमी, केंद्रीय, उत्तर पूर्वी, पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। फिर यूजीसी द्वारा जो विश्वविद्यालय हैं वो कौन कौन से विनियमित विश्वविद्यालय होते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय हैं जिनके क्या हैं, सबके अपने नियम और समर्थन हैं। ठीक है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सरकार द्वारा स्थापित बड़े और प्रसिद्ध होते हैं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती है, जैसे आपके उत्तराखंड में आपका एचएनबी क्या है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, राष्ट्रीय सरकार द्वारा स्थापित होती हैं, बड़े और प्रसिद्ध होते हैं। राज्य विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटीज़ प्रत्येक राज्य द्वारा संचालित होते हैं और इनके क्या होते हैं, छोटे शहरों में कई संबद्ध कॉलेज होते हैं। मुख्य रूप से ये क्या करते हैं, स्नातक पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं और जो कुछ पुराने कॉलेज हैं वो उच्च डिग्री भी प्रदान कर सकते हैं। ये है राज्य विश्वविद्यालय। फिर आएगा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी डीम्ड विश्वविद्यालय क्या है, अपनी उत्कृष्टता के लिए पहचाने जाने वाले विशेष संस्थान। डीम्ड विश्वविद्यालय कौन से हैं, जो अपनी उत्कृष्टता के लिए पहचाने जाते हैं, उस प्रकार के कुछ विशेष संस्थान, उनको कहेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी। उन्हें अपने नियम स्वयं निर्धारित करने की कुछ स्वतंत्रता दी जाती है। उन्हें क्या किया जाता है, अपने नियम स्वयं निर्धारित करने की कुछ स्वतंत्रता दी जाती है। निजी विश्वविद्यालय फिर आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, राष्ट्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित होती हैं। ये डिग्री प्रदान कर सकते हैं, अक्सर विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन इनके पास राज्य विश्वविद्यालय की तरह संबद्ध कॉलेज नहीं होते। निजी विश्वविद्यालयों के पास संबद्ध कॉलेज नहीं होंगे, अनुमोदित होंगे राष्ट्र सरकार द्वारा, डिग्री को प्रदान कर सकते हैं और कुछ विशेष क्षेत्रों पर ये अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं आपकी, इंजीनियरिंग की होती हैं, तो इस प्रकार ये आपके क्या कर सकते हैं, विशेष क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 4 प्रकार की यूनिवर्सिटीज़ हमने आपको बताई हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ उद्देश्य के हैं यूजीसी के। अब हर जगह मैंने आपको जितना भी कराया है, उद्देश्य और कार्य अलग अलग हैं इसमें। ठीक है, तो जो यूजीसी है इसका मुख्य रूप से का उद्देश्य क्या है, विश्वविद्यालयों को वित्त पोषित करना और उच्च शिक्षा संस्थानों में नैतिक मानकों का समन्वय, स्थापना और पालन करने के लिए जिम्मेदार है। तो यूजीसी क्या है आपका, मेन रूप से क्या है, एक तो विश्वविद्यालय को वित्त पोषित, वो तो है ही इसका ग्रांट देना। दूसरा इसका क्या है कि जो हायर
जो इंस्टीट्यूट है हमारे शिक्षा देने की, उनमें जो नैतिक मानक हैं उनका समन्वय करना, उनकी स्थापना करना और उनका पालन करने के लिए भी जिम्मेदार कौन है? यूजीसी है। जो आयोग है यूजीसी, वह अकादमिक समुदाय, राज्य और स्थानीय सरकारों और जनता के बीच आम सहमति का समर्थन भी करता है। जो आपका एकेडमिक रहता है, जो स्टेट है और आपका स्थानीय सरकार है और जो जनता है, उनके बीच भी आम सहमति का समर्थन करेगा कौन? यूजीसी। कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए सरकार में, जनता में, जो हमारी आपकी एकेडमिक कम्युनिटी है, इसमें क्या नहीं होना चाहिए? आपके अंतर्विरोध वगैरह, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं होने चाहिए, समर्थन बने रहना चाहिए। इसके लिए भी जिम्मेदार कौन है? आपका यूजीसी। दूसरा, यूजीसी द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय के बनने के लिए संस्थानों के लिए यूजीसी ने अतिरिक्त आवश्यकताएं या मानक निर्धारित किए हैं। तो यूजीसी का उद्देश्य क्या है कि अगर आप यूजीसी द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय बनना चाहते हैं तो उन संस्थानों के लिए यूजीसी ने कुछ आवश्यकताएं या मानक निर्धारित किए हैं, तभी आप यूजीसी के अंडर में विश्वविद्यालय के अंतर्गत आ सकते हैं। ठीक है, तो यूजीसी ने क्या किया है कि अगर कोई उसके अंतर्गत अनुमोदित विश्वविद्यालय बनना चाहता है तो कुछ मानक निर्धारित किए हैं। और फिर है कि उच्च शिक्षा के विस्तार के परिणाम स्वरूप भारत में प्रतिदिन अनेक प्रतिष्ठित मध्यम आकार के और छोटे संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। जैसे ही आपका उच्च शिक्षा का विस्तार हो रहा है तो यूजीसी का ये उद्देश्य है कि इसके उद्देश्य के फलस्वरूप भारत में अनेक प्रतिष्ठित मध्यम आकार के और छोटे संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। और भारत जैसे विविधता वाले जनसंख्या वाले देश में ये बहुत ज़रूरी भी है कि इस प्रकार संस्थान स्थापित किए जाएं। ठीक है, और इनमें से क्या है, कई विश्वविद्यालय तो फर्जी हैं और यूजीसी की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है। ठीक है, तो यूजीसी ने मानक स्थापित किए हैं ना, तो कई प्रकार के जो संस्थान स्थापित तो किए जा रहे हैं, सही बात है, लेकिन कई ऐसे हैं जो फर्जी हैं और यूजीसी की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है। तो यूजीसी की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगी तो यूजीसी क्या करता है? उनको मान्यता नहीं देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्थापित किया जाना भी ज़रूरी है और आप मानक के अनुरूप, यूजीसी ने तो मानक निर्धारित कर दिए हैं, मानक के अनुरूप चलेंगे तो आपको मान्यता मिल जाएगी और फर्जी होंगे तो आपकी मान्यता रद्द भी की जा सकती है। फिर यूजीसी के कुछ अधिदेश हैं। ठीक है, यूजीसी के अधिदेश यानी यूजीसी की कुछ जिम्मेदारियां हैं। यूजीसी के अधिदेश क्या हैं? यूजीसी देश में एकमात्र अनुदान देने वाली एजेंसी के रूप में एक अद्वितीय स्थान रखती है। इसको दोहरी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। दो जिम्मेदारियां, मेन तो इसको ग्रांट कमीशन बोला गया, जो इसका है ही धन उपलब्ध कराना, लेकिन इसका दूसरा काम जो क्या हुआ है, उच्च शिक्षा संस्थानों में मानक बनाना है और उन मानकों के तहत उनका समन्वय करना, मानकों की स्थापना करना और संरक्षण की देखरेख करना। तो 3-4 बार ये लाइन आपने देख ली होगी कि जो इसका काम है धन उपलब्ध कराना और उच्च शिक्षा संस्थानों में मानकों के समन्वय, स्थापना और संरक्षण की देखरेख करना, ये ड्यूटी है आपकी यूजीसी की। यूजीसी की जो मुख्य जिम्मेदारियां हैं वो क्या है? विश्वविद्यालय शिक्षा का संवर्धन एवं समन्वय, पहली बात। दूसरा, विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान मानकों का निर्धारण और रखरखाव, ये ड्यूटी भी किसकी है? आपकी यूजीसी की। जो यूनिवर्सिटीज़ है उनमें टीचिंग, उनमें एग्ज़ाम और उनमें जो रिसर्च है उनके मानकों का निर्धारण करना। न्यूनतम शैक्षिक मानकों के लिए विनियमों का निर्माण करना। ठीक है, नियम विनियम कौन बनाएगा? आपका यूजीसी बनाएगा। महाविद्यालयीन एवं विश्वविद्यालयीन शिक्षा के विकास पर निगरानी करना। यूनिवर्सिटीज़ की और जो आपके कॉलेजों की, इनमें जो शिक्षा दी जा रही है उसके विकास की निगरानी करना और इन संस्थाओं को अनुदान वितरित करना। ठीक, आगे है केंद्र एवं राज्य सरकारों तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। तो सरकारों और संस्थानों के बीच में जो एक मीडिएटर का काम करता है वो कौन करता है? आपका यूजीसी। फिर है विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को मार्गदर्शन प्रदान करना। तो जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसको बढ़ाने के लिए अगर उपाय देना चाहता है, कुछ उपाय सुझाना चाहता है, तो केंद्र और राज्य सरकार
सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करेगा। कौन? यूजीसी करेगा। चलिए अब जाते हैं इसके कार्य पे। ये सब भी अगर कार्य में आते हैं ना, कई बार तो ये आता है कि कौन से संबंधित नहीं है, तो सारी चीज़ों को ज़रा याद कर लेना आप, ठीक है ना। तो कार्य क्या है? वही है विकास या अन्य सामान्य उद्देश्यों के लिए स्वयं के धन का उपयोग करके कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अनुदान वितरित करना। किसके लिए? विकास के लिए या अन्य सामान्य उद्देश्यों के लिए स्वयं के धन का उपयोग करके कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अनुदान वितरित करना। दूसरा, विश्वविद्यालयों को भारत की संचित निधि से धन वितरित करने के तरीके पर राष्ट्रीय और राज्य सरकारों को सलाह देना। तो भारत की संचित निधि से धन वितरित करना है किसको? विश्वविद्यालयों के को करना है धन वितरित, और इसके लिए किसको सलाह देना? राष्ट्रीय और राज्य सरकारों को। दूसरा, किसी नए विश्वविद्यालय के निर्माण या किसी मौजूदा विश्वविद्यालय के विस्तार की योजना पर किसी प्राधिकारी को सलाह प्रदान करना। कोई नई यूनिवर्सिटी बन रही है या कोई पुरानी यूनिवर्सिटी है, उसका कोई विस्तार हो रहा है, तो उसके लिए जो प्राधिकारी है, जो व्यक्ति प्राधिकृत किया गया है, उसको सलाह प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर डेटा कलेक्ट करना। फिर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन जो हो रहे हैं उन पर नज़र रखते हुए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को छात्रवृत्ति वितरित करना। ये कार्य भी किसका है? यूजीसी का है। फिर है इसमें विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति और उसकी विभिन्न शैक्षणिक विशेषज्ञताओं से लेकर किसी विशेष उच्च शिक्षा व्यवस्था में अपनाए जाने वाले, वही है विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति, शैक्षणिक विशेषज्ञताओं को ध्यान देना है और उसमें नियमों और दिशा निर्देशों को शामिल करना है। वही है आपकी वित्तीय स्थिति के लिए, शैक्षणिक अवस्थाओं के लिए नियम और दिशा निर्देश बनाना। मेन रूप से आप ये मान लीजिएगा, इतनी लंबी जो इसमें लाइन लिखी है ना, तो मेन वही है वित्तीय स्थिति के लिए, और जो विश्वविद्यालय है उसकी शैक्षणिक विशेषज्ञताओं के लिए नियम और दिशा निर्देशों का पालन करवाना या दिशा निर्देश बनाना। आगे बढ़ेंगे। देशव्यापी कक्षा शिक्षण और 4 वर्षीय 24 घंटे के शैक्षिक चैनल व्यास के माध्यम से छात्रों को विभिन्न धाराओं में शिक्षा प्रदान करना। तो देशव्यापी जो कक्षा शिक्षण है, जो क्लास टीचिंग है, उसके माध्यम से, और जो 4 वर्षीय 24 घंटे का शैक्षिक चैनल व्यास है, ठीक है, देशव्यापी है ये शैक्षिक चैनल, देशव्यापी कक्षा शिक्षण और 4 वर्षीय 24 घंटे के शैक्षिक चैनल व्यास के माध्यम से छात्रों को विभिन्न धाराओं में शिक्षा प्रदान करना। व्याख्याता पद के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक परीक्षण ब्यूरो के माध्यम से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का आयोजन करना। ठीक है, अब तो नेट आप देखते होंगे एनटीए आयोजित कराता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि किसके जो ये एनटीए है ये भी क्या है, नेट इसके माध्यम से परीक्षा आयोजित करवाता है। ठीक है, तो जो आपका यूजीसी है वो एनटीए के माध्यम से नेट का आयोजन करता है। पहले क्या होता था, नेट का आयोजन आपका यूजीसी करता था। फिर क्या है, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षण परीक्षा अनुसंधान के लिए मानक तय करना। ये स्टार्टिंग में हो चुका है, दोबारा टाइप हुआ है ये। शिक्षा के न्यूनतम मानकों के लिए नियम बनाना, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के कामकाज की निगरानी करना। फिर है कुप्रबंधन, कदाचार या मानदंडों के उल्लंघन के मामलों में हस्तक्षेप करना। अगर यहाँ पे अनियमितताएं पाई जाती हैं तो इसमें हस्तक्षेप करना भी किसकी ड्यूटी है, यूजीसी है। फिर आपका अनुदान देना तो है ही। आगे क्या है, केंद्र और राज्य सरकार और उच्च शिक्षा संस्थाओं के मध्यस्थ रूप में काम करना, ये दोबारा आ गया है। विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मार्गदर्शन देना। भारत और विदेशी विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग बढ़ाने का काम भी कौन करेगा, आपका यूजीसी करेगा। और फिर है विनिमय कार्यक्रमों, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं और शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देना। जो रेगुलेशन प्रोग्राम होते हैं आपके, रेगुलेटरी प्रोग्राम होते हैं, जो अनुसंधान परियोजनाएं होती हैं और शिक्षा का जो अंतर्राष्ट्रीयकरण है, इसको क्या करना है, बढ़ावा देना। सब किसके काम है, आपके यूजीसी के काम है। और अब आपको जो एग्ज़ाम का पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, तो एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कार्य है, ये पूछ लिया जाएगा कि कौन सा यूजीसी का कार्य नहीं है। तो थोड़ा सा आप एक दिन में तो चीज़ें याद होंगी नहीं, 2-3 बार इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो अच्छे से इनको याद कर पाएंगे। ठीक है,
और इसके बाद थोड़ा सा नैक, इससे संबंधित नैक के विषय में जान लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए, किसके लिए? देश की यूनिवर्सिटीज़ और देश के कॉलेजों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए सितंबर 1994 में, कब? सितंबर 1994 में, कहाँ पर? बेंगलोर में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नैक की स्थापना की। ये इसका फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की स्थापना की। कब की? सितंबर 1994 में। काहे के लिए की? किस चीज़ के लिए की? देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए। फिर है जो आपका नैक का जो नैक के अधिदेश, यानी नैक के जो आदेश हैं, नैक की जो उद्देश्य हैं, उनका हिस्सा क्या है? घरेलू संस्थानों और कॉलेजों के प्रदर्शन मूल्यांकन, आकलन और मान्यता का कार्य कौन करता है? आपका नैक करता है। घरेलू संस्थानों और कॉलेजों के प्रदर्शन मूल्यांकन, आकलन और मान्यता का कार्य करता है। कौन करता है? नैक। ठीक है, तो मान्यता प्रदान कौन करता है? नैक करता है। आता है ना, कॉलेजों में नैक आती है तो नैक विजिट करता है, नैक कॉलेजों की जानकारी इकट्ठा करता है और उसके बाद मान्यता प्रदान करता है। ठीक, फिर है उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों को अपने संसाधनों, अवसरों और क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए यूजीसी का एक स्वायत्त संगठन एनएएसी, यानी आपका ये क्या है? नैक, दंडात्मक या आलोचनात्मक होने के बजाय, दंडात्मक नहीं है, आलोचनात्मक नहीं है, यह वस्तुनिष्ठ और निरंतर विकास पर आधारित है। यह किसी को, कॉलेज को दंड नहीं देगा, कोई आलोचना नहीं करेगा, ये मूल्यांकन का कार्य करता है। ठीक है, और किस पर ध्यान देता है? यह वस्तुनिष्ठ और निरंतर विकास के लिए मार्ग सुझाएगा। ठीक, फिर क्या है? किसी संस्थान के प्रदर्शन का मूल्यांकन आकलन के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, जो कोई भी इंस्टीट्यूट है उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा? आकलन के माध्यम से किया जाए, जो पूर्व निर्धारित मानदंडों के उपयोग के साथ साथ स्व अध्ययन और सहकर्मी समीक्षा पर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। और ये आकलन कैसे किया जाएगा? कुछ हमारे पूर्व निर्धारित मापदंड होंगे, कुछ स्टैंडर्ड हमने बनाए होंगे, हम उनका उपयोग करेंगे। उसके बाद नैक खुद अध्ययन करेगा और जो सहकर्मी, जो साथ में लोग काम कर रहे होंगे, उनकी समीक्षा पर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा आकलन। थोड़ी भाषा इसमें आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, तो क्योंकि पूरी किताबी भाषा है ना। तो क्या करेगा? ये मूल्यांकन करने का काम करता है नैक। तो कैसे करेगा? आकलन के माध्यम से काम करेगा। कुछ स्टैंडर्ड बनाए हैं, उन स्टैंडर्ड का उपयोग करेगा, फिर खुद भी स्टडी करेगा और क्या करेगा? जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी जो समीक्षा है उसके आधार पे क्या करेगा? ये आकलन करेगा। ठीक, फिर है नैक का प्रमाणन, जिसकी वैधता अवधि 5 वर्ष की होती है। नैक किसी भी संस्था का जब मूल्यांकन करता है, उसको सर्टिफाइड करता है, उसको सर्टिफिकेशन देता है, तो उस जो हमारा सर्टिफिकेट मिलता है उसकी वैधता की अवधि होती है 5 वर्ष के लिए। उसे क्या कहते हैं? मान्यता। तो नैक ने किसी भी कॉलेज को अगर सर्टिफिकेट दे दिया जिसकी वैल्यू 5 वर्ष वैलिडिटी है, तो उसे हम कहते हैं मान्यता। और वर्तमान में जो नैक है वो मूल्यांकन और मान्यता वैकल्पिक प्रक्रियाएं हैं। जो नैक का जो मूल्यांकन और मान्यता है ये वर्तमान में क्या है? एक वैकल्पिक प्रक्रियाएं हो गई हैं। ठीक है ना। चलिए, अब एक नया चला है, ये स्ट्राइड आया है। तो ये स्ट्राइड अब 2019 में शायद इसका ये आया। तो भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अंतर विषयक अनुसंधान योजना। हो सकता है आपको स्ट्राइड का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में। ठीक है, तो स्ट्राइड क्या है? भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अंतर विषयक अनुसंधान योजना, जिसको मैं इंग्लिश में अगर कहूँ तो स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज़ डेवलपिंग इकोनॉमी। इसका हिंदी ये ऊपर वाला पार्ट है और इंग्लिश में क्या है? योजना, स्कीम है ना, स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज़ डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है, ये है स्ट्राइड। भारत की अब जो स्ट्राइड है वो क्या है, क्या काम कर रहा है, थोड़ा इसके विषय में जान लें। भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अंतर विषयक अनुसंधान योजना स्ट्राइड यूजीसी द्वारा शुरू की गई है। पहली बात,
दूसरा, संयोगात्मक अनुसंधान की सहायता से छात्र स्ट्राइड योजना के माध्यम से, अब देखना छात्र क्या काम करेंगे, तो जो सहयोगात्मक अनुसंधान है उसके सहायता से छात्र स्ट्राइड योजना के माध्यम से भारत की उभरती अर्थव्यवस्था में योगदान करने में सक्षम होंगे, जिससे क्या होगा, कॉलेजों और संस्थानों में अनुसंधान, संस्कृति और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, रिसर्च को इससे बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पर रिसर्च ही लिखा गया है। ठीक, चलिए इसके घटक क्या हैं स्ट्राइड के। यूजीसी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार स्ट्राइड योजना का जो पहला घटक है वो क्या है, अनुसंधान क्षमता के विकास को बढ़ावा देता है। पहला घटक क्या करता है, अनुसंधान क्षमता के विकास को बढ़ावा देता है। दूसरा क्या है, स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के लिए नवीन समाधान विकसित करने हेतु, किसके लिए, स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के लिए नवीन समाधान विकसित करने हेतु यह क्या करता है, युवा प्रतिभाओं को मार्गदर्शन, संवर्धन और समर्थन प्रदान करके यह युवा प्रतिभाओं को खोजने और विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान क्षमता निर्माण प्रदान करने का प्रयास करता है। तो जो चुनौतियां हमारे सामने आएंगी उनका समाधान करने के लिए क्या करता है, युवा प्रतिभाओं को मार्गदर्शन देता है, उनका संवर्धन करता है, उनको समर्थन देता है। फिर इस माध्यम से यह क्या करता है, युवा प्रतिभाओं को खोजने का काम करता है और विभिन्न क्षेत्रों में उन छात्रों में अनुसंधान यानी रिसर्च की एबिलिटी निर्माण करने का प्रयास करता है। ठीक है, उनमें रिसर्च की एबिलिटी डेवलप करने का प्रयास करता है, किसमें, युवाओं को, जो चुनौतियाँ आ रही हैं उनसे निपटने के लिए उनको समर्थन देगा, उनको गाइड करेगा। ठीक, और इस प्रकार युवा प्रतिभाओं को खोजेगा और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान क्षमता निर्माण के लिए उन्हें अनुसंधान क्षमता का अनुसंधान, थोड़ी सी लाइन ज़्यादा बड़ी हो रही है ना इसमें, विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान क्षमता निर्माण प्रदान करने का प्रयास करेगा। ठीक है, क्षमता का निर्माण करना है, हमने कैपेसिटी बिल्डअप करनी है, हमें रिसर्च की कैपेसिटी बिल्डअप करनी है युवाओं में, तो उसका काम भी कौन करेगा, आपका स्ट्राइड कर रहा है। फिर मेन इसका रिसर्च पे ही आपका देख रहे होंगे जोर है। संस्थागत मोड के तहत यह घटक सभी विषयों के लिए खुला है। संस्थान को संकाय और छात्र क्षमता निर्माण में मदद करने के लिए इस घटक के तहत क्या होता है, धन प्राप्त होता है। तो स्ट्राइड के जो घटक हैं, इस घटक के तहत क्या, संस्थागत मोड के तहत यह घटक सभी विषयों के लिए खुला है और संकाय यानी फैकल्टी और छात्रों की क्षमता निर्माण में मदद करने के लिए इसको क्या होता है, धन प्राप्त होता है। कार्यक्रम को जो 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, पहला है विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की अनुसंधान क्षमता का निर्माण। ठीक है, जो विश्वविद्यालय और कॉलेजों हैं उनकी अनुसंधान क्षमता का निर्माण करना है। दूसरा, सामाजिक नवाचार और क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, सोशल इनोवेशन और आपका एक्शन रिसर्च। और तीसरा है मानविकी और मानव विज्ञान में अनुसंधान, ह्यूमैनिटीज़ और आपका ह्यूमन साइंस में रिसर्च। तो 3 मुख्य भागों में इसके कार्यक्रमों को विभाजित किया गया है। पहला, विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अनुसंधान क्षमता का निर्माण करना है। दूसरा, सामाजिक नवाचार और क्रियात्मक अनुसंधान करना है। और तीसरा है मानविकी और मानव विज्ञान में अनुसंधान करना है। फिर है आपका तीसरे घटक के लिए अधिकतम अनुदान राशि एक उच्च शिक्षा संस्थान के लिए 1 करोड़ रुपए तथा कई संस्थानों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए कितना है, अनुदान राशि 5 करोड़ रुपए। अब ये पैसे वगैरह का तो शायद पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप ये जानकारी रखिए कि स्ट्राइड क्या है। ठीक है, फिर इसके साथ थोड़ा सा और इसमें दीक्षारंभ भी है। दीक्षारंभ क्या है भाई, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने दीक्षारंभ छात्र प्रेरण कार्यक्रम के लिए एक मार्गदर्शिका, दीक्षारंभ क्या है, छात्र प्रेरण कार्यक्रम के लिए एक मार्गदर्शिका बनाई है और सभी विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया है कि वे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले नए छात्रों के लिए प्रेरण कार्यक्रम बनाएं। और इसने क्या कहा है, सभी यूनिवर्सिटी से कहा है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो नए छात्र प्रवेश करने हैं उनके लिए प्रेरणा कार्यक्रम बनाएं और उन्हें क्रियान्वित करें, यानी उन्हें मोटिवेट करने के लिए कार्यक्रम बनाएं और उन कार्यक्रमों को क्रियान्वित भी करें। दूसरा, दीक्षारंभ जो है वह छात्र प्रेरणा कार्यक्रमों के
नए लक्ष्यों में जो दीक्षारंभ छात्र प्रेरण कार्यक्रम है, इसके लक्ष्यों में नए छात्रों को अपने परिवेश में व्यवस्थित होने, तो छात्र प्रेरण यानी छात्रों को मोटिवेट करने का काम जो कार्यक्रम है वो है आपका दीक्षारंभ। और इसके लक्ष्यों में क्या है, नए छात्रों को अपने परिवेश में व्यवस्थित होने और सहज होने में सहायता देना। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में जब नए बच्चे आते हैं तो नया नया उनके लिए इन्वायरमेंट होता है, तो उस इन्वायरमेंट पर उनको व्यवस्थित होना है, उनको सहज होना है, उसके लिए उन्हें सहायता कराना, उन्हें संस्थान के चरित्र और संस्कृति के बारे में शिक्षित करना, इंस्टीट्यूट के विषय में उन्हें बताना, और उनके और अन्य छात्रों और संकाय के सदस्यों के बीच संबंधों को बढ़ावा देना। ठीक है, छात्रों, नए छात्र के और जो वहाँ पे और अन्य छात्र हैं और जो फैकल्टी के मेंबर हैं उनके बीच संबंधों को बढ़ावा देना और उन्हें अधिक उद्देश्य और आत्म अन्वेषण की भावना से अवगत कराना। उन्हें मतलब किसे, जो नए छात्र हैं उन्हें अधिक उद्देश्यों और आत्म अन्वेषण की भावना से अवगत कराना शामिल है। ये किसके लक्ष्य हैं, आपके दीक्षारंभ छात्र प्रेरण कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसमें इंक्लूड किया है कि बीच में जो था वो 2013-14 के बाद यूजीसी को ख़त्म करने की कुछ बात की जा रही थी, तो उसके संबंध में मुझे कुछ मटेरियल मिला है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे भी इसको इंक्लूड किया है। सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रशासन के लिए नियामक एजेंसियों में सुधार हेतु भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का प्रस्ताव रखा था। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो एक बार ये जो बात आई थी बीच में, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, ठीक है, HECI, ठीक है, इंडियन हायर एजुकेशन कमीशन का प्रस्ताव रखा था। और इसलिए जो ये था, ये जो HECI जो आपका भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, इसको क्या बोला कि यह शैक्षणिक मामलों और मौद्रिक अनुदानों पर ही ध्यान केंद्रित करेगा। तो ये जो HECI आया था, फिलहाल आप ध्यान रख लीजिएगा कि ये क्या है, उच्च शिक्षा आयोग आया था। ठीक है, इसको तभी आया था ये जब यूजीसी को हटाने की कुछ बात की जा रही थी, तो इसका प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, और फिर कि उस समय की बात है कि जो विश्वविद्यालय क्षेत्र में संकाय और अन्य सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया गया था, जो शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अब विश्वविद्यालय क्षेत्र में अगर संकाय, फैकल्टी की कमी है और सुविधाओं की कमी है, तो उससे क्या होगा, शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव अवश्य पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यूजीसी में कुछ कमियां आ गई हैं, जिसकी वजह से उसे हटाने का प्रस्ताव रखा गया था और उसकी जगह पर भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की बात की गई थी। ठीक है, और यहीं पर बनाई गई थी एक TSR सुब्रमण्यम समिति, उसकी कुछ सिफारिशें थी, जिसे जो इसकी भी कुछ हो सकता है आपके एग्ज़ाम में काम आ जाए। TSR सुब्रमण्यम समिति, जिसे आमतौर पर नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति के रूप में जाना जाता है, ठीक है, ने अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 में यूजीसी को कम करने के लिए एक वैकल्पिक रूपरेखा का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, तो इसने बोला यूजीसी को थोड़ा कम कर दो, यूजीसी की जो जिम्मेदारियां हैं उनको कम कर दो, तो वैकल्पिक रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। तो इसने क्या बोला कि यूजीसी में सुधार किया जा सकता है, इसे काफ़ी पतला किया जा सकता है। पतला सा मतलब ये है कि इसकी चीज़ें जो कम कर दो, ये बहुत भारी भरकम हो चुका है, तो इसकी जो जिम्मेदारियां हैं, इसको जो काम दिए गए हैं, इसको जो हमने बहुत सारी अथॉरिटीज़ दी गई हैं, तो इसको कम कर दो। और जो प्रस्तावित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा फेलोशिप कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक केंद्र का कार्य दिया जा सकता है। इसे क्या करें, यूजीसी में सुधार करके हम क्या करें, इसकी जिम्मेदारियां कम करके इसे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा फेलोशिप कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक केंद्र का काम दे दें और उस पर कोई और प्रचारात्मक या नियामक दायित्व नहीं होगा। ये बोला TSR सुब्रमण्यम समिति ने। तो 2-3 लाइनें में मैंने आपको जो लास्ट में बताई हैं, ये जब यूजीसी को हटाने की बातें चल रही थी, ये उससे संबंधित था। एक आपका भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग की बात थी, दूसरा आपका TSR सुब्रमण्यम आयोग ने बोला कि इसकी जो सुधार करो और इसकी जिम्मेदारियों को कम कर दो और इसको केवल वही कार्य दो, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा फेलोशिप कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक केंद्र का ये काम करेगा और इस पर कोई और प्रचारात्मक या नियात्मक दायित्व तो हम नहीं देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आज मैंने यूजीसी पढ़ा, काफ़ी कोशिश की मैंने डिटेल आपको यूजीसी के बारे में बताने की। ठीक है, तो आपको इसमें अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर देना और नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके बाद का
टॉपिक करवाएंगे।